हेलो नमस्कार दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आज स्टार्ट होने वाला है ब्लूम टैक्सोनॉमी, जिसमें हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में पूरी स्टडी करेंगे। उसके बाद ब्लूम टैक्सोनॉमी के हम कुछ क्वेश्चन इसमें करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ आती है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या। उससे पहले ये आता है कि ब्लूम कौन थे। तो बेंजामिन ब्लूम कौन थे? बेंजामिन ब्लूम कौन थे? बेंजामिन सैमुअल ब्लूम इनका पूरा नाम था। ये कौन थे? ये अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण और सीखने के सिद्धांत में योगदान दिया है। इन्होंने क्या किया है? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है और सीखने के सिद्धांत में योगदान दिया है। ब्लूम की पुस्तक का नाम क्या था? ब्लूम की पुस्तक का नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ब्लूम का वर्गीकरण वर्तमान की शिक्षा ब्लूम के वर्गीकरण पर ही संचालित होती है। ब्लूम टैक्सोनॉमी, अब बात हुई कब प्रकाशित हुई, तो 1956 में प्रकाशित हुई। और ब्लूम के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ब्लूम के वर्गीकरण को कहा जाता है शिक्षा के उद्देश्य। समझ में आ गया बेंजामिन ब्लूम कौन थे। ठीक है, आगे की ओर चलें कि ब्लूम टैक्सोनॉमी है क्या। ये कौन सी बला है आ गई है हमारे पास। तो आप देखेंगे कि इस टैक्सोनॉमी के अंतर्गत समस्त शैक्षिक उद्देश्यों का मानकीकरण कर दिया गया है। ठीक है, जितने भी शैक्षिक उद्देश्य हैं सबको एक ही में मिला दिया गया है, जिससे क्या होगा, विश्व के सभी देशों में इसको व्यापक रूप से मान्यता मिली और इनसे समस्त शिक्षकों, पर्यवेक्षकों तथा शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के बीच संप्रेषण संक्षिप्त, शुद्ध एवं सरल ढंग से संपन्न हो सकता है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या हो सकता है? शिक्षकों, पर्यवेक्षकों तथा शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के बीच संप्रेषण संक्षिप्त, शुद्ध एवं सरल ढंग से संपन्न हो सकता है। ठीक है, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण को मानव व्यक्तित्व के 3 पक्षों के आधार पर विभाजित किया गया है। यानी ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य का जो वर्गीकरण है उसको कितने भागों में बांटा गया है? उसको 3 पक्षों में बांटा गया है। देखते हैं वो कौन कौन से पक्ष हैं। ठीक है, अब देखिए ब्लूम के जो 3 पक्ष हैं उनके बारे में पहले देखते हैं। ब्लूम के जो 3 पक्ष हैं, पहला है बीएस ब्लूम ने बालक के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य 3 पक्ष बताए हैं। पहला पक्ष है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा पक्ष है भावनात्मक पक्ष, तीसरा पक्ष है क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, अब बात करें ज्ञानात्मक पक्ष है क्या। तो ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में अगर जानें तो ज्ञानात्मक पक्ष क्या है, इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। ठीक है, यह क्या है? यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। ज्ञानात्मक पक्ष किससे संबंधित होता है? बालक के मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। उसके उद्देश्य को सरल से, अब मानसिक क्षमता क्या है कि जो ब्लूम का ज्ञानात्मक पक्ष है इसका उद्देश्य है सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोणों को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे की ओर चलते हैं। वो 6 पार्ट कौन कौन से हैं उनको हम देखेंगे। पहला है मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या किया जाता है? विचारों तथा सामग्रियों के मूल्य पर निर्णय किया जाता है। ठीक है, संश्लेषण क्या है? विविध तत्वों से एक ढांचा या पैटर्न बनाता है, एक नए अर्थ या ढांचे पर जोर देकर हिस्से को जोड़कर संपूर्ण बनाता है। ठीक है, संश्लेषण में हम छोटे छोटे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़े के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अगर छोटे छोटे पार्ट को जोड़ दिया जाए तो वो क्या करेंगे? वो पूरे पैटर्न को बना देते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, जब भी हम किसी पुस्तक को पढ़ाते हैं तो उसमें छोटे छोटे पार्ट को, पैराग्राफ को हम अलग कर लेते हैं और उसके भागों में बताते हैं। जैसे मान लीजिए वृक्ष के बारे में पढ़ना है तो वृक्ष की जड़, शाखा, तना, फूल, पत्ती आदि के बारे में हम अलग अलग से पढ़ेंगे। जब अलग अलग पढ़ेंगे तो अगर वृक्ष के बारे में पूरा पूछा जाएगा तो वो बता लेगा बच्चा। ठीक है, अगला है विश्लेषण। वस्तु या परिकल्पनाओं को विभिन्न भागों में अलग करता है। विश्लेषण का मतलब है संपूर्ण ढांचे को अलग अलग तरीकों से पढ़ना, अलग अलग भाग करके पढ़ना, ताकि संगठनात्मक ढांचा समझा जा सकता है, तथ्यों तथा निष्कर्षों के बीच अंतर कर सकता है। आगे की ओर
कौन सा अगला भाग है? अनुप्रयोग। ठीक है, अब हमने क्या किया? विश्लेषण भी कर लिया, संश्लेषण भी कर लिया, मूल्यांकन भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अनुप्रयोग करेंगे, यानी किसी परिकल्पना का नई परिस्थिति में उपयोग या एक अमूर्त कल्पना का स्वतः उपयोग करना अनुप्रयोग कहलाता है। अब मान लीजिए कोई नई परिस्थिति आ जाए तो उसको भी समावेश कर लेंगे और वो क्या होगा? अनुप्रयोग होगा। नीचे की ओर चलें, समझ-बूझ। समझ-बूझ में हम क्या करते हैं? जो भी हम परिकल्पना की हैं उसका अनुवाद करेंगे, प्रक्षेप करेंगे, निर्देशों के अर्थ को समझेंगे तथा समस्याओं की क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। ज्ञान में हम क्या करते हैं? आंकड़े तथा जानकारी हम याद करते हैं। अब बताया जाए ब्लूम का सबसे हाईएस्ट पार्ट कौन सा है? तो हाईएस्ट पे कौन सा आता है? मूल्यांकन। उसके बाद संश्लेषण, उसके बाद विश्लेषण, उसके बाद अनुप्रयोग, उसके बाद समझ, उसके बाद ज्ञान। यानी सबसे लोवेस्ट स्तर, सबसे निम्न स्तर जो है ब्लूम का, वो कौन सा है? ज्ञान का है। ठीक है, तो हम क्रम कैसे याद करेंगे कि पहला जो भाग है ज्ञानात्मक पक्ष का, वो ज्ञान है। दूसरा भाग है समझ-बूझ या बोध है। तीसरा अनुप्रयोग है। चौथा विश्लेषण है। पांचवा संश्लेषण है और छठा क्या है? मूल्यांकन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे की ओर देखें कि इन पार्ट के बारे में ब्लूम ने क्या क्या बताया है। तो अगर आगे की ओर चलें तो ज्ञान में बच्चे क्या करते हैं? अगर सबसे पहला स्तर ब्लूम का क्या है? ज्ञान, यानी सभी बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। अब ज्ञान के लिए क्या करेगा? बच्चे को आंकड़े, जानकारी को याद करना, प्रत्यास्पण कराने का प्रयास किया जाता है। ज्ञान में कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जिससे बच्चा स्वयं उनका आंसर देकर उस पाठ्य पुस्तक पर अपने आप से वो पहुंच जाता है। बोध क्या है? इसमें बच्चों को जो ज्ञान कराया जाता है उसकी समझ विकसित की जाती है, जैसे अर्थ को समझना, समस्याओं की व्याख्या करना आदि। ये समय सभी किसके भाग में आते हैं? बोध के पार्ट में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनुप्रयोग क्या है। अब हमने अर्थ को समझा दिया है तो अर्थ को आत्मसात करने का तरीका बताएंगे, ज्ञान बताएंगे कि उसका विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार से हम क्या कर सकें, विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकें। ठीक है, यानी अनुप्रयोग में हम क्या करवाते हैं? आत्मसात किए गए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या हुआ? जैसे जांच करना, गणना करना और प्रदर्शित करना। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे की ओर चलें, विश्लेषण। विश्लेषण में क्या करते हैं? जो भी चीज़ें हम आत्मसात किए हुए हैं उस ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में क्या करना? भिन्न भिन्न भागों में क्या करना? अलग करना। यानी भिन्न भिन्न भागों में क्या करेगा? अलग करने की क्षमता विकसित करेगा, ताकि तथ्यों और निष्कर्षों को क्या किया जा सके? समझा जा सके। ठीक है, आगे की ओर चलें। संश्लेषण क्या है? संश्लेषण की बात करें तो इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है। अब विश्लेषण में हमने जो अलग अलग भाग किए हैं उसको एक साथ जोड़ेंगे, उससे जो आधार या कॉन्सेप्ट और रूल्स बनेगा उसे हम अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट निकालेंगे। ठीक है, तो संश्लेषण से क्या विकसित होता है? तर्क देने की बातें विकसित होती हैं, वाद विवाद करना और निष्कर्ष देना। ये सारी चीज़ें आपके बच्चों के अंदर क्या हो जाएगी? डेवलप हो जाएगी। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है मूल्यांकन। इसे बोलते हैं इवैल्यूएशन। इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। अब वो मूल्यांकन मौखिक प्रश्न करके भी पूछा जा सकता है, लिखित प्रश्न करवा के भी पूछा जा सकता है, समूह में बांट के भी पूछा जा सकता है। तो वो क्या होगा? मूल्यांकन होगा, जिसमें हम परीक्षाएं विभिन्न प्रकार की करवाते हैं, वो सभी किस में आएंगे? मूल्यांकन में आएंगे। आगे की ओर चलें, ब्लूम के दूसरे भाग के बारे में पढ़ें, भावनात्मक उद्देश्य। ठीक है, भावनात्मक उद्देश्य क्या है? ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत भावनात्मक उद्देश्य का निर्माण क्रयवाल एवं मारिया ने किया था। ब्लूम में जो भावनात्मक उद्देश्य का निर्माण किया था, किसने किया था? क्रयवाल और मारिया ने 1964 में किया था। इसमें भी तरीके शामिल होते हैं जिनमें से हम भावनात्मक रूप से सामना करते हैं। इन्होंने छात्रों के भावनात्मक पक्ष पर ध्यान देते हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं को हमारे सम्मुख रखा। ठीक है, वो बिंदु कौन कौन से हैं? यानी भावनात्मक पक्ष से तात्पर्य है उस टॉपिक के प्रति छात्रों के भावना को जगाना, जैसे गुस्सा, प्यार, चिढ़ना, उत्तेजित होना, रोना आदि रूप का क्या करना है? विकास करना है। आगे की ओर चलें। भावनात्मक पक्ष को इसी आधार पर हम 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, किन किन भागों में बांटा गया है? पहला भाग है आपका
पहला भाग है आपका आग्रहण या ध्यान देना, यानी भावनात्मक पक्ष में किसी चीज़ के बारे में हम क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। इसीलिए सारे टीचर जो हैं वो प्रत्यक्ष रूप से बच्चों के सामने कुछ न कुछ वस्तु प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, अनुक्रिया करते हैं। अनुक्रिया के बाद हम आकलन करते हैं। आकलन के बाद हम संगठन करते हैं। ठीक है। और पांचवें पॉइंट में हम क्या करते हैं, मूल्यों का चरित्रीकरण करते हैं, विशेषीकरण करते हैं, और उस ज्ञान को हम क्या कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। तो आपको भावनात्मक पक्ष के जो 5 भाग हैं वो आपको बिल्कुल क्रम से याद होना चाहिए। आग्रहण, अनुक्रिया, आकलन, संगठन, मूल्यों का चरित्रीकरण और विशेषीकरण। ठीक है। आगे की ओर चलें। अब समझेंगे क्रियात्मक पक्ष क्या है। क्रियात्मक पक्ष का मतलब है जो हम करके सीखते हैं। इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल के क्षेत्र सभी शामिल होते हैं। इसमें शारीरिक हलचल भी शामिल है, मोटर स्किल के क्षेत्र भी शामिल है। इसलिए इसको भी कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है सहज क्रियात्मक अंग संचालन। बच्चा जब बचपन में जन्म लेता है सबसे पहले आँखों पे संबंधन स्थापित करता है, उसके बाद वो विभिन्न अंगों को चलाना, संचालन करना सीखता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, आधारभूत अंग संचालन। ठीक है। बेसिक फंडामेंटल सब सीखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, शरीर की योग्यताएं सीखते हैं, यानी पेन को पकड़ना सीखते हैं, किसी वस्तु को पकड़ना सीखते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं विकसित करना। अब शरीर के साथ जैसे हम किसी चीज़ को लिख रहे हैं तो उसके साथ आंखों का जो संबंधन स्थापित करवाया जाता है उसको प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं कहते हैं। कौशल युक्त अंग संचालन करना। कौशल युक्त अंग संचालन करने का मतलब है एक साथ आप कई चीज़ों का काम कर सकें। ठीक है। 6वां पॉइंट है सुशब्द या सांकेतिक संप्रेषण। 6वें पॉइंट में है क्रियात्मक कक्ष में आप सांकेतिक संप्रेषण सीख सकते हैं, यानी अगर कोई मैटर पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या ढूंढ सकते हैं, संकेत ढूंढ सकते हैं कि हम इस चीज़ को किस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। अब आगे की ओर चलते हैं और क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे सीटेट एग्जाम में आ सकते हैं ब्लूम के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि उद्देश्य इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे, यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। अब ज्ञानात्मक उद्देश्य के हमने कितने भाग बताए थे, जितने 5 या 6 भाग बताए हैं उसमें से आपको अब समझना है कौन सा भाग इसमें सम्मिलित होगा। ऑप्शन ए है मूल्यांकन, ऑप्शन बी है समझ, ऑप्शन सी है ज्ञान का प्रयोग और ऑप्शन डी है संश्लेषण। अब आप देख रहे हैं कि शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण के शुद्ध रूप में संक्षिप्त करना सीख रहा है, तो इसका मतलब है वह क्या विकसित कर रहा है, समझ विकसित कर रहा है। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे की ओर चलें, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए ऑडिटोरियम में, ऑप्शन बी खेल के मैदान में, ऑप्शन सी विद्यालय एवं कक्षा में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है। तो अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास जो होता है सबसे ज़्यादा विद्यालय में होगा या विद्यालय में जाके कक्षा में होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के बच्चे मिलते हैं जिनसे उनका संज्ञानात्मक विकास बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो इसलिए आपका दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, विद्यालय एवं कक्षा में। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। ऑप्शन ए अनुभाविक, ऑप्शन बी भावनात्मक, ऑप्शन सी आध्यात्मिक और ऑप्शन डी है व्यवसायिक। तो आप देखेंगे आप सीखने का जो सबसे बढ़िया क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र होता है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भावनात्मक। पीछे की ओर देखें, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया था कि विद्यालय एवं कक्षा में बच्चा आसानी से संज्ञानात्मक विकास कर सकता है। आगे की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 4, कि निम्नलिखित में से कौन सा गत्यात्मक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए व्यवस्थापन, ऑप्शन बी नियंत्रण, ऑप्शन सी अनमूल्य या ऑप्शन डी विश्लेषण। तो आप देखेंगे चौथे क्वेश्चन में जो गत्यात्मक के अंतर्गत आता है वो कौन सा आएगा, नियंत्रण। ठीक है।
यानी शरीर पर हम किस प्रकार से अलग अलग चीज़ों पर एक साथ नियंत्रण कर सकते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, गत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 5, संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो उच्चतम स्तर है वो कौन सा है? ऑप्शन ए संश्लेषण, ऑप्शन बी व्यापक, ऑप्शन सी विश्लेषण, ऑप्शन डी मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे उच्चतम स्तर होगा संज्ञानात्मक क्षेत्र का, वो सबसे उच्चतम स्तर होगा कौन सा, मूल्यांकन। और सबसे निम्नतम स्तर कौन सा होगा, ज्ञान। सबसे निम्नतम स्तर संज्ञानात्मक क्षेत्र का कौन सा है, ज्ञान। इसका मतलब क्वेश्चन 5 में आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है। ऑप्शन ए आई के डेविड द्वारा, ऑप्शन बी BS ब्लूम द्वारा, ऑप्शन सी स्मिथ द्वारा, ऑप्शन डी जॉन डेवी द्वारा। तो आप देख रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को देख कर ही क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका सही जवाब होगा कौन सा, ऑप्शन बी BS ब्लूम द्वारा। शिक्षा का उद्देश्य का वर्गीकरण BS ब्लूम ने किया था। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षक के रूप में अपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा गया। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है समझ, ऑप्शन सी है संप्रयोग, ऑप्शन डी है विश्लेषण। ठीक है, तो हमने पहले छात्रों को जीवन प्रदूषण के बारे में समझाया, उसके बाद निबंध लिखने के लिए कहा। यानी अब हम उनको समझाने के बाद अब हम प्रयोग करेंगे, क्या बच्चे आसानी से सीख सकें। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संप्रयोग। यानी अगर कोई चीज़ समझा के बच्चों को कोई काम दिया जा रहा है, उस पर कुछ लिखने के लिए दिया जा रहा है, लेख लिखने के लिए दिया जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे किसके अंतर्गत आएगा, संज्ञानात्मक स्तर के संप्रयोग स्तर में आएगा। यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, यह किस प्रकार का उद्देश्य है? ऑप्शन ए अभिरुचि, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी अवबोध, या ऑप्शन डी मूल्यांकन। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब होगा, सही निर्णय तब लेगा जब वह सारी चीज़ों को सीख चुका होगा। यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र के अब सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अगर उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मूल्यांकन। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 में जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लूम की वर्गीकी के 3 ज्ञान क्षेत्र हैं। पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक, प्रशिक्षण और मनोभावक, बी ऑप्शन है संज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यांकन, सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवाहक, या डी ऑप्शन है सामाजिक, भावनात्मक और मनोवाहक। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहला ऑप्शन कौन सा होगा, संज्ञानात्मक, फिर भावनात्मक होगा, और फिर क्या होगा, फिर आपका क्रियात्मक क्षेत्र होगा, जिसे मनोवाहक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 10 कि ब्लूम की पाठ योजना आधारित है। ऑप्शन ए प्रस्तुतिकरण पर, ऑप्शन बी विषय वस्तु पर, ऑप्शन सी उद्देश्यों पर, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। तो ब्लूम की जो पाठ योजना आधारित होती है वो प्रस्तुतिकरण पर भी आधारित होती है, विषय वस्तु भी इंटरेस्टिंग हो और उसका उद्देश्य निश्चित हो। तो यानी यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी। इसका मतलब जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा जाएगा। और जितने भी नाम वाले हैं जैसे कोहलबर्ग हो गया, पियाजे हो गए, ये सारे टॉपिक सीटेट में बहुत अच्छे प्रकार से पूछता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को विराम देते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।